आज फिर याद आई गलवान की शौर्य गाथा। गलवान में अदम्य साहस और वीरता दिखाने वाले महायोद्धाओं की शहादत को आज एक बार फिर देश ने सम्मानपूर्वक नमन किया, उन्हें वीरता मेडल से अलंकृत किया। गलवान में चीन के खिलाफ लड़ाई में शहीद कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि गलवान में ही ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में 4 अन्य जवानों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। महावीर चक्र कर्नल पिकुमाला संतोष बाबू 16th बटालियन बिहार रेजिमेंट। वीर चक्र नायब सूबेदार नूतूराम सोरेन, हवलदार के पलानी 81st वीर रेजिमेंट। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर। सिपाही गुरतेज सिंह, 30वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट। ये देश के शूरवीरों को देश का सलाम है। चीन को औकात बताने वाले देश के बहादुर बेटों का कृतज्ञ राष्ट्र का नमन है। ये गलवान के महावीरों का सम्मान है। 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू, नायब सूबेदार नूतूराम सोरेन, 81 फील्ड रेजिमेंट के हवलदार के पिलानी, आर्मी मेडिकल कोर 16 बिहार के नायक दीपक कुमार और 3री बटालियन पंजाब रेजिमेंट के सिपाही गुरतेज सिंह, ये वो जांबाज जवान हैं जिन्हें मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र, जबकि बाकी चारों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष बाबू के लिए उनकी पत्नी और मां ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र का अलंकरण 15 जून 2019 को चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी में दिखाए गए अदम्य शौर्य के लिए दिया गया। राष्ट्रपति भवन में जब महावीर चक्र के लिए कर्नल संतोष बाबू का नाम लिया गया तो सुनिए उनकी वीरता की कहानी किन शब्दों में कही गई। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र से ऊपर परमवीर चक्र है। इसी साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कर्नल संतोष बाबू के अलावा ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में गलवान में अदम्य साहस और बहादुरी दिखाने के लिए 4 अन्य सैनिकों को वीर चक्र दिए जाने की घोषणा की गई थी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना की हिमाकत का जवाब देने के लिए पिछले साल मई में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू किया गया था। उसी दौरान गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से संघर्ष में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं जवानों में शामिल थे आर्मी मेडिकल कोर के नायक दीपक सिंह। दीपक सिंह की पत्नी रेखा ने राष्ट्रपति से वीर चक्र ग्रहण किया। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हुई झड़प में दीपक सिंह भी घायल हुए थे, लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो अपने कर्तव्य से नहीं डिगे और उन्होंने करीब 30 सैनिकों का उपचार किया और इसी दौरान शहीद हो गए। सिपाही गुरतेज सिंह, 3री बटालियन। गलवान में 3री बटालियन पंजाब रेजिमेंट के सिपाही गुरतेज सिंह का शौर्य भी काबिले तारीफ था। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने चीनी जवानों के दांत खट्टे कर दिए। गुरतेज सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई चीनी सैनिकों की गर्दन को अपने हाथ से तोड़ डाला था। गुरतेज सिंह के माता पिता ने अपने शहीद बेटे के लिए राष्ट्रपति से वीर चक्र ग्रहण किया। भारतीय फौज पर उस रात गलवान में चीनी सैनिकों ने नुकीले और तेज धार हथियारों से हमला किया था, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने अदम्य वीरता दिखाई। नायब सूबेदार नूतूराम सोरेन और हवलदार के पिलानी के शौर्य के आगे चीनी सैनिक पस्त पड़ गए। कर्नल संतोष बाबू, नायब सूबेदार नूतूराम सोरेन, हवलदार के पिलानी
नायक दीपक कुमार, सिपाही गुरतेज सिंह। गलवान के 5 वीर जिनकी अदम्य वीरता आज भी देश को प्रेरित करती है, जिन्हें याद कर चीन आज भी खौफ खाता है। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। 15 जून 2020 ये तारीख भारतीय जवानों के शौर्य की तारीख है, जब चीन के कपट का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गलवान घाटी में हाई ऑल्टीट्यूड में बार बार 1962 का डर दिखाने की कोशिश करने वाले चीन को उसको जमीनी स्थिति दिखाई गई थी। गलवान घाटी में आमने सामने की लड़ाई थी, गुत्थम गुत्था की लड़ाई थी, और चीन के सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने पीछे खदेड़ दिया था। क्या हुआ था 15 जून की रात गलवान घाटी में? कितनी देर चली लड़ाई? कैसे लड़े भारतीय जांबाज? 16 बिहार रेजिमेंट के पराक्रम ने कैसे चूर किया चीन का अहंकार? भारतीय जवानों के शौर्य के सामने कैसे सरेंडर कर गई पीएलए? सुनिए महावीर चक्र विजेता संतोष बाबू की जांबाजी की कहानी। तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। चंद घंटों में भारतीय जवानों ने अपने बलिदान से गलवान घाटी में शौर्य की वो कहानी लिख दी जिसे सदियां दोहराएंगी। तनातनी का माहौल था और चीन की फरेबी फितरत को समझते हुए भारत ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन कमांडिंग अफसर संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय जवानों ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसकी कहानी आज भी रोमांचित करती है। चीनी विश्वासघात का किस्सा शुरू होता है एक अवैध पोस्ट से जो एलएसी के बेहद करीब बना ली गई थी। हालांकि कुछ ही दिन पहले अधिकारियों की बात के बाद वो पोस्ट हटाई गई थी, लेकिन फिर उसे दोबारा क्यों बनाया गया, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ये जानना चाहते थे। लिहाजा चीनी सेना से बात करने के लिए गए। उस वक्त उनके साथ कुछ अफसरों समेत 35 लोगों की टीम थी। 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बेकूमाला संतोष बाबू को अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल संतोष बाबू वहां पहुंचे तो उन्हें पहली ही नजर में अंदाजा हो गया कि सारे चीनी सैनिक नए थे। जिनसे उनकी या दूसरे भारतीय जवानों की मुलाकात होती थी, ये वो चीनी सैनिक नहीं थे, यानी वो नई चीनी टुकड़ी थी। बदली हुई टुकड़ी को देखकर कर्नल बाबू का माथा तो ठनका था, लेकिन वो शांत थे और उसी शांति के साथ सिर्फ ये जानना चाहते थे कि समझौते के अनुसार हटाई गई पोस्ट दोबारा क्यों बनाई गई। चीनी सैनिकों को पीछे हटना था तो वो हटे क्यों नहीं थे। चीनी टुकड़ी का इरादा कुछ और था। संतोष बाबू की थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही एक चीनी जवान ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। भारतीय सैन्य परंपराओं के संस्कार में कमांडिंग ऑफिसर का सम्मान पिता की तरह होता है। चीनी दुस्साहस ने भारतीय जवानों के सब्र की लकीर को पार कर दिया। 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मार मार के चीनी सैनिकों को अधमरा कर दिया। बिना गोली चलाए विवादित पोस्ट समेत जितने भी चीनी चिन्ह मौजूद थे वो सब तहस नहस कर दिए गए। ये लड़ाई पूरे 30 मिनट तक चली। कर्नल संतोष बाबू निर्भीक और निडर थे, लेकिन चीन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने भारतीय पोस्ट से और जवानों को भेजने का मैसेज भेज दिया। भारतीय जांबाजों ने यह तय किया कि चीन के अनुशासनहीन सैनिकों को पकड़कर उनके सीनियर ऑफिसर्स को सौंप देंगे ताकि उन्हें अपने सैनिकों की हिमाकत का पता रहे। लेकिन कई और चीनी सैनिक रिज पर पहले से ही दो तरफा घात लगाए बैठे थे। उन्होंने भारतीय दल पर पत्थरों की बरसात कर दी। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे और एक जो उनका
तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। तो जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और इससे पहले इस पूरे इलाके को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। नेहा बाथा मेरी सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं। अब से थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंच रहे हैं। नेहा, इस समय किस तरह का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, कब तक तैयार होगा? 10,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है ये एयरपोर्ट। नेहा, बिल्कुल गौरव, आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त एक भव्य स्टेज आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को मौजूद रहेंगे, क्योंकि शिलान्यास किया जाना है। दरअसल ये वो प्रोजेक्ट है जो पिछले 25 साल से पेपर्स पर तो है लेकिन जमीन पर तक नहीं पहुंच पाया है। अब 25 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कहा जा रहा है कि 2024 तक इसका निर्माण कर लिया जाएगा, लेकिन दरअसल इसके असली मायने समझिए, ये दरअसल एक बहुत बेहतर कनेक्टिविटी देगा देश के अन्य राज्यों से नोएडा और आसपास के इलाकों को, क्योंकि अभी तक एक ही एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट। अब ये दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि करीब 6 से 8 रनवे बनाए जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कितना सारा प्रेशर अब यहां डाइवर्ट हो सकता है। यानी कि बड़ी संख्या में यहां से देशी यानी कि डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही हो सकेगी। और ये दरअसल एक मेगा प्रोजेक्ट, एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो 2024 जब आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव होंगे, उस लिहाज से कितना अहम होगा, क्योंकि ये दरअसल ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करेगा। ये वेस्टर्न यूपी के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तब किस तरह की सुविधाएं यहां पर इस एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगी, ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से 25 तारीख को साफ हो जाएगा। एक बार हम अपना फिर से कैमरा पैन करके दिखाना चाहेंगे कि यहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। मन सज चुका है, कुर्सियां लगा दी गई हैं, डॉग स्क्वाड मौजूद है जो यहां पर सारी सुरक्षा इंतजामों को बयां करता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 4 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है, जो स्वयं सारी तैयारियों का जायजा लेंगे कि आखिरकार यहां पर जो एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, या फिर यूं कहा जाए कि जिस तरीके से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, उस पूरी तैयारियों का वो जायजा लेंगे। और साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि 25 तारीख को जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है, उसके लिए किस तरीके से तमाम तैयारियों को यहां पर पूरी तरीके से पूरा किया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस जेवर एयरपोर्ट को दरअसल पिछले कई सरकारों से कोशिश की जा रही थी कि इसका निर्माण किया जाए, लेकिन आखिरकार इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 तारीख को होगा। नेहा, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। बहुत बड़ा कार्गो हब होगा, इंटीग्रेटेड कार्गो हब, रेल लाइन से, मेट्रो लाइन से, टैक्सी से, जैसा नेहा बता रही थी, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भी इसको, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से, सबसे इसको जोड़ा जाएगा। नेहा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम यहां फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।